वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसी मशीन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल है पूरा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इंटरनल जो डीसी मशीन में होता है, फ्लक्स का नेचर, वो सब समझेंगे। और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन में हमने जो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, इंटरपोल्स और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, उनका क्या यूज है और कैसे यूज होगा, वो इसी टॉपिक के अंदर में आएगा। देखिए, टॉपिक का नाम है आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मशीन। अब आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक डीसी मशीन बनाते हैं। यहाँ पर ये डीसी मशीन है जिसका ये एक रोटर है और स्टेटर का पार्ट कुछ इस तरह से है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी, ठीक है। फिर रोटर के अंदर में एक, मान लीजिए यहाँ पे हमको नॉर्थ पोल बनाना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस ले लेते हैं और यहाँ पे डॉट ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्रॉस और यहाँ भी डॉट। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल क्यों बना, आपको पता है ना। करंट का डायरेक्शन अंदर, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर जा रहा है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इसमें इधर, तो इधर से मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एयर में नॉर्थ से साउथ जाता है, इसलिए यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, ठीक है। अब ये रोटर है, रोटर के अंदर में कंडक्टर्स होंगे, हम इस तरह से ले रहे हैं इनको, स्लॉट्स है और उसमें कंडक्टर्स है। ठीक है, इस तरह से कंडक्टर्स हैं। और आपको पता है कि जब ये मान लीजिए नॉर्थ पोल के अंदर में है और अगर जनरेटर है तो मान लीजिए इसको हम लोग इस तरफ घुमाते हैं, तो खैर वो हम लोग देखेंगे मूव करके। लेकिन पहले इस कंडीशन में सपोज कि जिस समय आपका रोटर को मूव नहीं कर रहे हैं, रोटर को मूव नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दिए हैं। मान लीजिए सेपरेटली एक्साइटेड है, हाँ, ताकि आपको लग रहा होगा जो सप्लाई ही नहीं दिए तो सेल्फ एक्साइटेड होगा तो कैसे स्टेटर में सप्लाई आएगी। तो मान लीजिए सेपरेटली एक्साइटेड है, इसको किसी बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दिए हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को इसको मूव ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, कोई करंट नहीं है, सपोज दैट। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा वेवफॉर्म, किस तरह से होगा, जिस तरह से, ठीक है ना, ठीक है। यूनिफॉर्मली सब तरफ से कुछ इस तरह का, ठीक है। और इस चीज को अगर हम एक फिगर के रूप में दिखाएं तो देखिए, एक बात और इसमें आपको बता रहे हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को समझने में हम लोग चार टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं। मतलब सिंपल, ये एक एक्सिस हम ये ले रहे हैं पोल के बीचों बीच, इसको कहते हैं डी एक्सिस। डी एक्सिस का फुल फॉर्म डायरेक्ट एक्सिस। डी एक्सिस जो होता है वो पोल का एक्सिस होता है, पोल्स के मिडिल का, ये जैसे ये नॉर्थ साउथ, ये पोल्स के मिडिल का ये जो एक्सिस है ये है डी एक्सिस, ठीक है। और एक और एक्सिस होता है ये वाला, ये क्यू एक्सिस। क्यू एक्सिस को फुल फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होता है, इंटरपोलर जोन का जो एक्सिस है वो क्वाड्रेचर एक्सिस है। इंटरपोलर जोन मतलब समझ रहे ना, दो पोल के बिल्कुल मिडिल का, चाहे चार पोल होंगे तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चार क्वाड्रेचर एक्सिस होंगे, ठीक है ना। तो और दो
डी एक्सिस पे इस तरह से होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेचर एक्सिस होता है इंटरपोलर जोन का जो एक्सिस है, इंटरपोलर जोन का वो क्वाड्रेचर एक्सिस है, और पोल्स के अलोंग जो एक्सिस है वो डायरेक्ट एक्सिस है। ठीक है। एक और होता है जीएनए। जीएनए क्या होता है? जीएनए कहते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। देखिए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है, ध्यान से चारों चीजों को समझिए। डी एक्सिस मैग्नेटिक पोल्स के अलोंग जो एक्सिस है, क्यू एक्सिस इंटरपोलर जोन के अलोंग जो एक्सिस है, जीएनए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो स्टेटर के फील्ड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो जीएनए है। जीएनए और क्यू ये लगभग सेम ही होता है। तो जीएनए क्या है? जीएनए इज परपेंडिकुलर टू स्टेटर फील्ड एक्सिस। स्टेटर फील्ड एक्सिस, जीएनए इज परपेंडिकुलर टू स्टेटर फील्ड एक्सिस। स्टेटर का जैसे ये फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा वही क्या होगा? जीएनए। तो ये लाइन जीएनए को भी दिखा रहा है। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, स्टेटर फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर। और एक और होता है एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फील्ड इन द मशीन। जीएनए जो है वो स्टेटर फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और एमएनए जो है वो मशीन के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अभी देखिए, अभी तो हमने रोटर को मूव ही नहीं किया। तो रोटर को जब हम लोग मूव ही नहीं करेंगे तो रोटर के कंडक्टर्स में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। E इज प्रोपोर्शनल टू फाई एन। फ्लक्स तो है, लेकिन चूंकि हम इसको मूव ही नहीं कर रहे हैं, कोई एन ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और अगर लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो कोई करंट भी नहीं फ्लो करेगा, है कि नहीं? और करंट नहीं होगा इन वाइंडिंग्स में तो इनका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। यानी कि अभी इस समय इस मशीन के अंदर में सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, और वो किसका है? स्टेटर का है। ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द मशीन इज ड्यू टू स्टेटर ओनली। तो रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको कहते हैं एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। डी एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस, पोल्स के क्रॉस, क्यू क्वाड्रेचर एक्सिस, इंटरपोलर जोन, जीएनए स्टेटर के फील्ड के परपेंडिकुलर, एमएनए रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर। ओके ना? तो यहां पर तो रिजल्टेंट फील्ड यही है, इसके परपेंडिकुलर यही है, तो एमएनए भी यही है। यानी कि इस फिगर का एक ग्राफिकल फिगर बनाएं। इधर आपका फाई एफ मतलब फील्ड फ्लक्स, और यही क्या हो जाएगा? डी एक्सिस। थोड़ा और इधर बना लें, फाई एफ डी एक्सिस। ओके। और इसके परपेंडिकुलर ये क्या है? यही क्यू एक्सिस है, यही जीएनए है, और यही एमएनए है। ठीक है। एमएनए रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब कि रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट जहां पर कि फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाती हो, या जहां पर कि ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे कि यहां पे देखिए, इस फिगर में देखिए, ये है फ्लक्स आपका, इसके परपेंडिकुलर ये जो इसके परपेंडिकुलर, इसमें आप ये बताइए फिगर को देख करके ही
कि कंडक्टर कहां पे होगा तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा, जब कंडक्टर बिल्कुल यहां पे होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जब कंडक्टर यहां पर होगा और यहां पर वाले कंडक्टर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल इंटरपोलर जोन पे है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब कंडक्टर्स आते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पे जब कंडक्टर्स आते हैं तो उस कंडीशन में उनका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो जीरो होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई कंडक्टर एमएनए एक्सिस पर होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर होगा, उस समय उसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। ये एमएनए एक्सिस है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो क्यू एक्सिस के लिए भी वैलिड है, जीएनए के लिए भी, एमएनए के लिए भी है। आपको नेक्स्ट में ये सब चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या, लेकिन इन डिफिनेशंस को आप समझ करके। अब आते हैं एक सेकंड केस पर। सेकंड केस मान लीजिए एक मोटर का केस है, ठीक है। ये केस क्या था जिसमें कि रिजल्टेंट फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, स्टेटर के कारण। और एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि रिजल्टेंट फील्ड सिर्फ और सिर्फ रोटर के कारण हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटर के कारण है। अब लेते हैं एक मोटर का केस। मोटर का केस ऐसा लेते हैं जिसमें कि एक हमारे पास रोटर है और रोटर में, मोटर में क्या करते हैं हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो हमारे पास एक रोटर है, उस रोटर में हमने डीसी सप्लाई दिया, ओके, डीसी सप्लाई दिया। अब डीसी सप्लाई दिए, लेकिन स्टेटर से, स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग नहीं दी। अगेन सपोज इट इज सेपरेटली एक्साइटेड, जस्ट स्टेटर पे हमने सेपरेटली एक्साइटेड है, स्टेटर पे हमने सप्लाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ रोटर पे सप्लाई दिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रोटर पे सप्लाई दिए हैं और रोटर पे सप्लाई दिए हैं ब्रश के थ्रू, और स्टेटर पे कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। यानी कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या स्टेटर के कारण कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्टेटर पर तो सप्लाई ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? रोटर के कारण। क्यों? क्योंकि रोटर के कंडक्टर्स में हमने सप्लाई दिया, तो रोटर के कंडक्टर से जब करंट पास करेगा तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जरा देखिए इसको, वो भी देखते हैं हम लोग। तो सपोज कि दिस इज योर रोटर, और इसमें फिर से आप बताएंगे जीएनए, एमएनए और जो भी है। ये मान लीजिए आपका रोटर है, ठीक है, और ये पोल्स, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, और इसमें कंडक्टर सिमिलरली, ठीक है, सपोज कि हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और स्टेटर पे हमने कोई वाइंडिंग तो है लेकिन वाइंडिंग में सप्लाई नहीं है। और रोटर पे सपोज हमने करंट दिया, और हम जानते हैं कि एक तरफ कंप्लीटली क्रॉस हो जाता है, दूसरी तरफ कंप्लीटली डॉट हो जाता है। तो सपोज इस तरफ कंप्लीटली आपका क्रॉस है, किसी भी तरफ आप मान सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, ओके। तो दिस इज योर, मान लीजिए ये एक मोटर है जिसके कि स्टेटर पे कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ रोटर पे हमने सप्लाई दी। क्या ये मूव करेगा? विल इट मूव? इट विल नॉट मूव, बिकॉज मूव करने के लिए फोर्स लगना चाहिए, एंड फोर्स इक्वल टू BIL। करंट भी होना चाहिए, लेंथ भी होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर करंट तो है, लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये, उसके कारण ये मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि F इक्वल टू BIL साइन थीटा चाहिए, है ना। तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका खुद का बनाया हुआ होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें ये मूव नहीं कर पाए। अब जरा देखिए, जैसे इधर के जो क्रॉस वाले कंडक्टर्स हैं, इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्रॉस, देखिए हम लोग जानते हैं हैंड रूल, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस साइड पूरा क्रॉस, आपको पता है कि ये जो रूल है ये रिवर्सिबल रूल है। अगर ये करंट को बताएगा
तो ये कर्ल अंगुली का मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और अगर ये करंट को बताएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो इन तरह इसमें करंट अंदर जा रहा है अंदर, और इधर से बाहर निकल रहा है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे बनना चाहिए। या आप ऐसे भी कर लीजिए कि इन सब से करंट है अंदर, तो करंट अगर अंदर मान लें तो इसका अपना, इन सब का अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्लॉकवाइज, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, करेक्ट ना? तो कुछ ऐसा। सिमिलरली जब ये ऐसा होगा, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको बीच में रोटर में किस तरह दिख रहा है, नीचे की तरफ। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब जरा बात समझिए, ये मैग्नेटिक फील्ड था स्टेटर का, मतलब कि स्टेटर सिर्फ स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, जब रोटर पे कोई करंट नहीं है, और यहां पे स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोटर के करंट के कारण ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना? इसका इस तरह का वेवफॉर्म बना सकते हैं क्या? अच्छा, पहले आप ये सोचिए, इसमें भी डी एक्सिस ये है, क्यू एक्सिस ये है, क्योंकि पोल तो बनेगा। जीएनए क्या होता है, स्टेटर के फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो स्टेटर का फील्ड एक्सिस तो यहाँ है ही। अब जरा ध्यान दीजिए, और ये नीचे की तरफ रिजल्टेंट फाई ए, देखिए जरा, फाई ए है ना, आर्मेचर फील्ड नीचे की तरफ, आर्मेचर फील्ड नीचे की तरफ। अच्छा, नीचे की तरफ है तो कहां पे साउथ होगा, कहां पे नॉर्थ होगा, यहां पे नॉर्थ होगा, यहां पे साउथ होगा, क्योंकि आयरन के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जाता है और आयरन के बाहर नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको कोई दूसरा पोल मिलेगा नहीं रिपेलेबल करने के लिए, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये मूव नहीं करेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये आर्मेचर का इधर हुआ, डी एक्सिस ये है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड बना नहीं, डी एक्सिस लिखने का कोई मतलब नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो बना नहीं है। ओके, क्यू एक्सिस क्या होता है, इंटरपोलर जोन का एक्सिस क्यू एक्सिस होता है, तो वो तो अभी पोल तो बना ही नहीं। मैग्नेटिक पोल बना है क्या, नहीं बना है, तो डी होता है पोल की डायरेक्शन में, तो उसको भी नहीं लेंगे। क्यू होता है इंटरपोलर जोन में, तो कोई पोल ही नहीं बना है, क्या यहाँ कोई पोल है, नहीं है, उसको भी नहीं लेंगे। जीएनए होता है स्टेटर फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो भी नहीं होगा। एमएनए क्या होता है, एमएनए होता है रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस, तो रिजल्टेंट फील्ड किस तरफ है, नीचे, तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये जो डायरेक्शन है आपका, ये किस, मतलब कोई ये नहीं है, बट इसको बोल सकते हैं एमएनए एक्सिस। ठीक है, तो ये है। तो देखिए, यहां हमने कुछ चीजों को, कुछ टर्म्स को समझा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझी कि इस फिगर में हमने आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लिया है ना, और इस फिगर में हमने स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लिया है। अब हम एक तीसरा फिगर यहां बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम इस दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे और तब देखेंगे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, सपोज ये आपका रोटर है, सेम मशीन, और ये स्टेटर है, और स्टेटर पे हमने वाइंडिंग किया और इसको सप्लाई भी दिया। ठीक है ना, तो सप्लाई देंगे तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ साउथ बन जाएगा। ठीक है, और जो हमने इस फिगर में रोटर को स्थिर रखा था, लेकिन इस फिगर में स्थिर नहीं रख रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो इस तरफ के जो कंडक्टर्स हैं, अभी किसी पार्टिकुलर पोजीशन का हम ये फिगर बनाए हैं, इस तरफ के जो कंडक्टर्स हैं उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी पोलैरिटी कैसे पता चलेगी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये कंडक्टर ऊपर मूव कर रहे हैं, ऊपर अंदर, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अंदर की तरफ होगा। अगर लोड से कनेक्टेड है, कनेक्टेड किए हुए हैं,
तो करंट जो फ्लो करेगा वो भी अंदर की तरफ फ्लो करेगा। और इधर के जो कंडक्टर्स हैं उनका देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, लेकिन मूवमेंट नीचे है, तो ईएमएफ इंड्यूस बाहर की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से करंट का फ्लो होगा। तो ये जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है। अब समझिए जरा, अब आप ये सोचिए कि इस रोटर के अंदर में कितने मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो कोई एक ही होगा, लेकिन प्रभाव किनका किनका है। एक तो स्टेटर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है सीधा, बिल्कुल, और जब इन कंडक्टर से करंट पास करेगा तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसा? ऐसा, समझ रहे हैं? यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा देखा गया, देखिए अगर हम इस चीज को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके मशीन के अंदर में दो फील्ड होगा, फील्ड तो कोई एक ही होगा, बट दैट फील्ड विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स। जो भी वो रिजल्टेंट फील्ड होगा उसमें फील्ड फ्लक्स का भी एक रोल होगा और आर्मेचर फ्लक्स का भी एक रोल होगा। तो जब आप इस फिगर को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखें, जरा सोचिए, जरा देखिए इस तरफ देखिए, जरा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर, इसका आर्मेचर का, और यहां पे स्टेटर का कैसा है, यूनिफॉर्म। तो एक्चुअली में ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि जब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड होते हैं मशीन में, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, ये होगा। अगर मान लीजिए सपोज, जस्ट सपोज कि ये मोटर है, ये वाला केस, आपने करंट दिया, कुछ ऐसा करंट बन गया और एक नॉर्थ यहां आ गया, साउथ यहां आ गया, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कुछ ऐसा, यहां नॉर्थ यहां साउथ, तो यहां नॉर्थ हो जाएगा और यहां साउथ हो जाएगा। तो मोटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां साउथ, ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ मूव करेगा, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर इस तरफ मूव करेगा। मतलब जनरेटर में अगर इस तरह की पोलैरिटी चाहिए तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और मोटर में अगर इस तरह की पोलैरिटी है तो इट विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है। लेकिन चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का ऐसा ही रहेगा और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही रहेगा। ओके ना? अब हम लोग पॉइंट देखेंगे, हर एक 3 पॉइंट पे देखेंगे अलग अलग कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को कैसा होना चाहिए। अब जरा पहले इधर आइए, इधर नॉर्थ पोल पे देखिए, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा ऊपर की तरफ। तो ऐसा देखा गया है कि इस कंडीशन में यहां ये जो एरिया है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है स्टेटर का, यहां का मैग्नेटिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू नीचे वाला पार्ट। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया। अगर आर्मेचर का करंट नहीं हो तब तो हर जगह मैग्नेटिक प्रभाव सेम है, कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करने की क्षमता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह वही है। लेकिन जब आर्मेचर से करंट आने लगा, आर्मेचर से भी सप्लाई है, तो ऐसा देखा गया कि ऊपर वाले पार्ट पे जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, अगर इस तरह का है तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो फ्लक्स के टर्म्स में अगर देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में, तो हम लोग ये जानते हैं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जितना डेंस होगा, जितना घना होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मैग्नेट के बगल में मैग्नेटिक फील्ड काफी डेंस होते हैं और हम लोग कहते हैं कि बगल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जितना उससे दूर जाते हैं उतना कम होता है, और जितना उससे दूर जाते हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम डेंस होता जाता है, यही है ना? तो ऐसा देखा गया कि ऊपर वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का घनत्व ज्यादा है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में कम है। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड को, ये आप देख रहे हैं ना ऊपर का डायरेक्शन, ऐसा लग रहा है कि ये
कि इस फील्ड ने, आर्मेचर के फील्ड ने स्टेटर के फील्ड को ऊपर की तरफ कंप्रेस कर दिया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब पहले तो ये यूनिफॉर्म था हर जगह से, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ कंप्रेस हो गया। मतलब कि रिजल्टेंट फील्ड कुछ इस तरह से हो गया। अभी इधर का बनाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द फील्ड आर कंप्रेस्ड टुवर्ड्स अपर साइड, और जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे वैसे वैसे डेंसिटी कम हो रही है, कुछ इस तरह से, है ना। आप इसको और भी डेंस चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ की डेंसिटी ज्यादा, जो पहले यूनिफॉर्म था, तो इस साइड का तो ये कहानी हो गया। बीच का सोचिए, बीच में स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आर्मेचर का इधर है, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि ये जो आर्मेचर के मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये स्टेटर के मैग्नेटिक लाइंस को एक फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के मैग्नेटिक लाइन को इन मैग्नेटिक लाइन ने एक फोर्स लगा करके ऊपर कंप्रेस कर दिया। सिमिलरली जो बीच में यूनिफॉर्म था उसको इस नीचे, ये आर्मेचर कैसा है, नीचे, तो मतलब जो ऐसा था यूनिफॉर्म उसको इसने कुछ नीचे की तरफ शिफ्ट किया, तो बीच में अब ये ऐसा नहीं रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। अब इस फोर्स के कारण वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर, है ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से, ये साफ्ट है, अभी हम समझाने के लिए आपको इसको हटा रहे हैं। कुछ इस तरह, और भी अगर लाइंस है तो बीच में कुछ ऐसा हो गया स्लैंट, हाँ। और इस तरफ कैसा होगा आप सोचिए जरा, इस तरफ है तो इसमें तो सब यूनिफॉर्म है, इस तरफ किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखिए इस तरफ का जो फोर्स है आपका, वो ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करके इस तरफ है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि यहां से जो फील्ड है उन पे एक फोर्स है नीचे की तरफ, ऐसा नीचे की तरफ, तो ये सब इस तरफ चले जाते हैं। तो ये यहां पर एक फोर्स ऊपर की तरफ तो लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस जो कि इस तरफ मूव कर गए हैं, हाँ, तो इस तरफ का ऐसा देखा गया कि इस तरफ की डेंसिटी नीचे में ज्यादा मिली इन कंपैरिजन टू अपर साइड। हम समझ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि इस तरफ का तो फोर्स इधर है ऊपर, तो इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑलरेडी यहाँ पे इस तरफ कंप्रेस हो चुके हैं, इस तरफ ये नीचे की तरफ मूव कर चुके हैं, तो अब ये ऐसे निकलेंगे, है ना। अब इनमें ऐसा ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर आकर के फिर ऊपर ऐसे नहीं होगा ये, और ऐसा देखा भी गया प्रैक्टिकली, ये तो कि ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि इसके केस में इस तरफ में ऊपर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, और इस तरफ वाले में, नीचे वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये जो चीजें हैं प्रैक्टिकली देखा गया है कि नीचे वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, इधर में ऊपर वाले में कम है। फिर ये तो देखिए, अब एक्चुअली बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट थे वो अब स्ट्रेट नहीं रह गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यूनिफॉर्म थे वो अब यूनिफॉर्म नहीं रह गए, है कि नहीं। अब ये यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, फिर ये नीचे जो स्ट्रेट था वो ऐसे शिफ्ट हो गया और नीचे से डेंसर होकर निकल गया। इसके ऊपर वाले पार्ट में डेंसिटी बढ़ गई, नीचे वाले पार्ट में डेंसिटी कम गई, इसमें ऊपर वाले पार्ट में कम गई, नीचे वाले पार्ट में बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई फ्लक्स नहीं होगा, इनसे भी होगा, उतना हम बनाए नहीं। ये एक्चुअल पिक्चर है मशीन के अंदर में, अगर आपने कुछ नहीं किया। इसी प्रभाव को, ये जो आप देख रहे हैं कि आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव पड़ रहा है फील्ड फ्लक्स पे, स्टेटर के फ्लक्स पे, इसी प्रभाव को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन फील्ड फ्लक्स ड्यू टू विच magnetic field strength as well as
distribution of magnetic field gets changed inside a DC machine. आर्मेचर रिएक्शन वो प्रभाव है जो कि आर्मेचर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स पे लगाता है, जिसके कारण ना सिर्फ रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड घट जाता है बल्कि रिजल्टेंट फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को ही क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर फ्लक्स जो प्रभाव क्रिएट करता है फील्ड फ्लक्स पे, उसी को क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब आप एक बात और समझिए, जितना ज्यादा लोड होगा, ये आर्मेचर फ्लक्स का कारण क्या है, आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट का कारण क्या है, लोड। जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा आर्मेचर करंट होगा, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। जितना ज्यादा आर्मेचर करंट होगा उतना ही ज्यादा आर्मेचर फ्लक्स होगा, और उतना ही ज्यादा ये डिस्टॉर्ट, इसके स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये इधर शिफ्ट करेगा, उतना ज्यादा इसको बेंड करेगा, इधर करेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन है। अच्छा, इसमें एक दो बातें जो मैंने बोली हैं, घटना, स्ट्रेंथ का घटना, वो अभी समझेंगे। लेकिन आपको इतना तो दिख रहा है कि जो स्टेटर का फील्ड यूनिफॉर्म था, अब वो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहा। ठीक है, अब आइए इसका ग्राफिकल पिक्चर बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखिए, नॉर्मल कंडीशन में फाई एफ किधर था, इधर फील्ड, स्टेटर के फील्ड का, स्टेटर फील्ड कैसे है, ऐसे फाई एफ, और यही क्या है, डी एक्सिस। इंटरपोलर जोन ये क्या होगा, क्यू एक्सिस, और फाई ए किधर है, नीचे, फाई ए। ओके, जीएनए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, स्टेटर के फील्ड के परपेंडिकुलर, तो स्टेटर का फील्ड तो ऐसा ही है, तो यानी कि जीएनए, ये जीएनए भी है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि फील्ड फ्लक्स इस तरफ है, आर्मेचर फ्लक्स इस तरफ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा, ठीक है, फाई आर, ये है रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट फ्लक्स ये है। अब आप सोच के बताइए एमएनए कहां होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने दिया था कि एमएनए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फ्लक्स। एमएनए हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। रिजल्टेंट फ्लक्स तो यहां है ऐसे, तो एमएनए कहां होगा, इसके परपेंडिकुलर, कुछ यहां, एमएनए विल बी हियर। यहां पर क्या है आपका, यहां पे क्यू एक्सिस है, यहां पे जीएनए है, यहां पे डी है, लेकिन एमएनए विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और मान लीजिए नो लोड कंडीशन में यहां पर था एमएनए, जब सिर्फ स्टेटर फील्ड था तो एमएनए कहां था, यहां था। अब ये मान लीजिए थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया, तो एमएनए कुछ यहां आ गया, दिस एंगल इज सपोज थीटा। ठीक है, तो इस फिगर का ग्राफिकल ये बना। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, समझिए जरा ध्यान से, जरा सोच के बताइए, इस फिगर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे जब आपके कंडक्टर्स होंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा। ये कौन सा पॉइंट है इस फिगर में, ऑब्वियसली इंटरपोलर जोन, कि जब आपके कंडक्टर्स यहां पर होंगे उस समय उसमें ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब यहां पर होंगे इंटरपोलर जोन पे हैं, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यहां पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, 0 के लगभग। और यहां पर एक और बात हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड और उसका दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट पढ़ा था ना हमने फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि डिराइव किए थे जनरेटेड ईएमएफ को, तो उसमें कहे थे कि यहां का 0 होने का कारण क्या है कि
इक्वल टू BLV sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों का एंगल सेम हो जाता है 0, इसलिए EMF इंड्यूस 0। ठीक है, तो जब आपके कंडक्टर्स यहां पर होंगे उस समय EMF इंड्यूस 0 होगा, और जब आपके कंडक्टर्स यहां पर होते हैं उस समय क्या होता है, ब्रशेस से शॉर्ट होते हैं, है ना। जैसे जैसे ही ब्रश जैसे ही उसको टच करना स्टार्ट करेगा करंट घटने लगेगा। लास्ट क्लास में देखें, जब ब्रश बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा कम्यूटेटर सेगमेंट्स के दो के, और उन दोनों से जो कनेक्टेड कॉइल होंगे उसमें 0 हो जाएगा। तो जिस समय कंडक्टर सेंटर पे आएगा उस समय EMF इंड्यूस 0 होगा, और जिस समय सेंटर पे आएगा उस समय EMF इंड्यूस भी 0 होगा और शॉर्टेड भी होगा ब्रश से। हमने बात किया था कि गुड कम्यूटेशन वो कंडीशन होता है जब जिस समय आपके कॉइल्स ब्रश से शॉर्टेड हो उस समय उनमें EMF इंड्यूस क्या हो, 0 हो। वैसे कंडीशन में कहेंगे कि गुड कम्यूटेशन, कि शॉर्टेड है लेकिन EMF इंड्यूस भी 0 है। ठीक है, तो यहां पर ये हो रहा होगा है। लेकिन यहां पर जरा सोचिए, इस कंडीशन में जरा सोचिए कि क्या इस कंडीशन में जब आपके कंडक्टर्स यहां पे होंगे, इस यहां पे, तो क्या उनमें EMF इंड्यूस 0 होगा? क्या ये पॉइंट आपका MNA पर है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आपके कंडक्टर सपोज यहां पर आएंगे सेंटर में, उस समय उसकी वेलोसिटी तो इस तरफ होगी, ओके ना। लेकिन आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? अब मान लीजिए कोई यहां से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा ही जाएगा, हम बनाए नहीं कंप्लीट, लेकिन ये ऐसे जाएगा, उस समय मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, तो एंगल तो कुछ बनेगा ही, मतलब कुछ EMF इंड्यूस होगा। यानी कि द पॉइंट ऑफ जीरो फ्लक्स डेंसिटी, या अदर वे में द पॉइंट ऑफ जीरो EMF इंड्यूस्ड हैज बीन शिफ्टेड। यहां पे पॉइंट ऑफ जीरो EMF इंड्यूस यहां है MNA के ही साथ, तो जीरो EMF इंड्यूस का पॉइंट तो हमेशा MNA पर ही होता है, रिजल्टेंट फील्ड के परपेंडिकुलर। अब यानी कि जीरो EMF इंड्यूस का पॉइंट थीटा एंगल से शिफ्ट कर गया। जितने एंगल से MNA शिफ्ट किया उतने ही एंगल से जीरो EMF इंड्यूस का भी पॉइंट शिफ्ट कर गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपका कंडक्टर यहां पे आएगा, है ना, और यहां पे ब्रशेस से शॉर्ट होगा, लेकिन EMF इंड्यूस 0 नहीं होगा। तो क्या होगा? अगर ब्रशेस से शॉर्ट है और EMF इंड्यूस 0 नहीं है तो करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो, ब्रश के थ्रू करंट फ्लो करेगा और ब्रश को डैमेज करेगा, वो भी देखेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो है ना आपका कंडक्टर, ये सेंटर ऑफ पॉइंट पे होगा या ब्रश के बीच में, EMF इंड्यूस 0 नहीं होगा, ब्रश से शॉर्टेड होगा तो ये करंट फ्लो करेगा, इसमें शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, EMF इंड्यूस 0 कहां होगा? जहां पर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। या EMF इंड्यूस कहां पे होगा? MNA एक्सिस पर होगा। जब आपका कंडक्टर यहां पे होगा सपोज इस पॉइंट पर, तो यहां पे इसकी भी वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसे, तो उस समय एंगल 0 बनेगा और उस समय EMF इंड्यूस 0 होगा। यानी कि जब ब्रश को क्रॉस कर जाएगा तब EMF इंड्यूस 0 होगा। क्या फायदा? तो दिस इज नॉट ए गुड कम्यूटेशन, दिस इज ए पुअर कम्यूटेशन। और ये चीज और ज्यादा बढ़ती जाती है जितना ज्यादा आपका लोड बढ़ता है। मतलब ये आर्मेचर रिएक्शन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और ये होना है, आपने डीसी जनरेटर सिर्फ रखने के लिए तो नहीं बनाया कि रखें दिखाएं, है ना, उसको यूज करने के लिए बनाया है। और अब जैसे यूज कर रहे हैं ब्रश की स्पार्किंग शुरू। क्यों? आर्मेचर रिएक्शन आया, जिस समय शॉर्ट हुआ उसमें EMF इंड्यूस 0 नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, स्पार्किंग शुरू हो जाएगी क्योंकि वो टच है ना। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, पुअर कम्यूटेशन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण पुअर कम्यूटेशन होने लगता है। अच्छा, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि हाँ, तो आर्मेचर रिएक्शन के जो डिसएडवांटेज है, नोट्स में सारा कुछ है, लेकिन पहला डिसएडवांटेज ये है पुअर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन पुअर होगा। समझ में आ गया? दूसरा, यहां से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है phi f और phi a का रिजल्टेंट है phi r, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि इस हिसाब से तो phi r की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 3 और 4 को पाइथागोरस करेंगे तो 5 आएगा, आता ही ज्यादा आता ही, तो इस हिसाब से तो इसको ज्यादा होना चाहिए।
एक्चुअली होता क्या है कि देखिए ये हुआ क्या कि जब इस आर्मेचर के फ्लक्स के कारण ये ऊपर की तरफ कंप्रेस हुआ, ये नीचे की तरफ कंप्रेस हुआ, तो होता क्या है कि ये जितना ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कंप्रेस हुआ, जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बढ़ा नीचे घटा। अगर ऊपर जितना इंक्रीज हुआ उतना ही अगर नीचे डिक्रीज होता तब तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक्चुअली ड्यू टू मैग्नेटिक सैचुरेशन, हम लोग को पता है कि आयरन में या मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक सैचुरेशन भी होता है कि उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं बन सकते हैं, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली होता ये है कि ऊपर वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, नीचे वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कमता है। लेकिन ऊपर वाले में जितना बढ़ता है उतना बढ़ नहीं पाता है, मतलब नीचे वाले से जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटा उतना ऊपर बढ़ नहीं पाया। क्यों? ड्यू टू सैचुरेशन, ये ज्यादा को सस्टेन कर ही नहीं सकता है। ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जितना इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उतना ही करेगा ना, उससे ज्यादा ये नहीं कर सकता सैचुरेशन के कारण। तो जितना नीचे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटा उतना ही ऊपर नहीं बढ़ पाता है, उससे कम बढ़ता है। इसलिए ऐसा दिखता तो है कि रिजल्टेंट फील्ड को बढ़ना चाहिए, बट ड्यू टू सैचुरेशंस इन आयरन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली में क्या होता है? घट जाता है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे वाले पार्ट में तो घट ही रहा है, ऊपर वाले पार्ट में उसी रेशियो में बढ़ जाता तो ठीक है, लेकिन बढ़ेगा नहीं सैचुरेशन के कारण, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा ये कर नहीं पाएगा। सिमिलरली यहाँ भी तो दूसरा जो डिसएडवांटेज है आपको आर्मेचर रिएक्शन का कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो phi r है उसकी वैल्यू phi f से भी कम होती है। मतलब अगर कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता तो जो phi f की वैल्यू होती उससे भी कम होती, मतलब phi r इज लेस देन phi f। और अगर फ्लक्स की वैल्यू घट जाएगी तो ईएमएफ इंड्यूस घट जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू phi m। तो सेम वेलोसिटी के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। और मोटर के लिए भी F is proportional to BIL, वहां भी फ्लक्स चाहिए, वहां भी फ्लक्स घटेगा तो टॉर्क घटेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि रिजल्टेंट फ्लक्स गेट्स रिड्यूस्ड, ड्यू टू व्हिच EMF इंड्यूस्ड इन जनरेटर गेट्स रिड्यूस्ड एंड टॉर्क प्रोडक्शन इन मोटर गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, तो ये आपने पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन को समझा, इसके नोट्स भी हम भेजेंगे आपको। और इसमें आपने समझा कि कम्यूटेशन का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जिस समय ब्रशेस शॉर्ट होते हैं उसमें उनको जीरो फ्लक्स, जीरो ईएमएफ इंड्यूस के पोजीशन पे होना चाहिए। यहां पर शॉर्ट तो होगा लेकिन ये पॉइंट जीरो ईएमएफ इंड्यूस का पॉइंट अब नहीं रहा। अब कौन सा पॉइंट हो गया? इसके परपेंडिकुलर एमएनए एक्सिस वाला, ठीक है ना। तो इसके कारण शॉर्टेड होता है और करंट कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, तो ये एक समस्या हो जाती है, ठीक है। और स्पार्किंग शो होता है। तो ये एक पॉइंट हुआ आर्मेचर रिएक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने समझा होगा। अब देखिए इसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिलेड कम्यूटेशन, और आपको कैसे इससे बचें, हाउ टू इम्प्रूव। ऐसा होने नहीं देते ऐसा मशीन में, इतना हम लोग मूर्ख नहीं। इसको हम लोग इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए इंटरपोल्स और कंपेंसेटिंग को यूज करते हैं, और कैसे वो इसको सपोर्ट करता है, क्या करता है, वो सब हम लोग देखेंगे अगले क्लासेस में। फिलहाल ये आर्मेचर रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर भेजिए हमको, ठीक है। तो टाइम भी हो गया, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिलेड कम्यूटेशन देखेंगे और इंटरपोल्स एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग देखेंगे, ठीक है। तब तक में आप इसको पढ़िए, आपके पास जो भी बुक्स हो या नोट्स हम भेजेंगे उससे आप इसको पढ़िए। हाँ, इसमें एक चीज बार बार वही मेरे दिमाग में घूम रहा है, याद नहीं आ रहा था, तो याद आ गया। देखिए एमएनए की जो शिफ्टिंग है, हाँ, एमएनए जो शिफ्ट करेगा तो जनरेटर के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, जनरेटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए रोटेशन के डायरेक्शन में ही शिफ्ट करता है। जैसे जनरेटर है, रोटेशन के डायरेक्शन में एमएनए शिफ्ट करेगा ना, बोलो। तो जनरेटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट करता है,
और मोटर, अगर हम इसको मोटर माने, हमने इसमें करंट दिया तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, है ना, डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मोटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, रोटेशन होता है इधर, एमएनए शिफ्ट करके इधर, ठीक है। तो जनरेटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, और मोटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण एमएनए रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा एमएनए शिफ्ट करेगा, मतलब दिस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लोड। चलिए अब कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे डिलेड कम्यूटेशन, इंटरपोलर वाइंडिंग, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, थैंक यू।